चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, आज ही होने वाला है। उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तो जल्द जल्द देख लीजिएगा, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं। तो इस बार आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो आपका रहने वाला है वो आपका 8 पेज में आपका पेपर रहने वाला है। और आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको S101 ये आपका सब्जेक्ट कोड है, आपको ये भी देख लेना है। और ये आपका मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का पेपर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आपको पता होगा कि टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड होता है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन करना होता है क्वेश्चन पेपर को। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम मार्क जो आपका है वह आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, यानी कि आपको बहुत कम टाइम में आपको बता रहा हूँ 80/80 आपको कंप्लीट कराने की गारंटी है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू ही आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर कॉपी पेन पर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और यहाँ पर वीडियो भी डिलीट ना करना पड़े। और आप यहाँ पर जब आप अपना पेपर करके आओ तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताना कि आपका कितना फंसा, इस वीडियो के माध्यम से आपका यानी पेपर कितना फंसा है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यही पेपर आपका 110% यही आपके आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो शुरू ही आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन होगा इस प्रकार से होगा। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। ये आपके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपका 32 है और यानी कि जो इसका एलसीएम है वो आपका 8 है। तो उनका एलसीएम आपको क्या करना है, एलसीएम आपको फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इनके एलसीएम इंटू एसएफ जो होता है वह क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। चूंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना है, यहाँ पर 1 के 32 यानी कि 32 दिया जा रहा है। और एलसीएम यहाँ पर कितना है, तो 8 है। यहाँ पर आपको एसएफ फाइंड करना है। क्या करना है, आपको एसएफ फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर 32 चल रहा है। जब हम एसएफ निकालते हैं तो आपको क्या निकल कर आता है, तो 30/, कितना आ जाता है, 30/8 यानी 32/8 आ जाता है। जब हम 8 से काटते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आता है, तो 4 के यानी कि 4 के पहाड़ी में हम कट जाता है। यानी कि ऑप्शन में आपका पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए संपूर्णांक के लिए स्वरूप का यानी किस स्वरूप का होता है, तो आपको बता चलूँ क्या 2m+3 का होता है, तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता। ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्या 2m+1 का होता है, तो नहीं, ये तो आपका विषम का होता है। क्या 2m का होता है, तो हाँ, ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि जब हम m = अगर हम 1 रखते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 2 × m जो होता है तो वह क्या हो जाता है, यानी 2 × m जो होता है वह इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि 2m का होता है तो 2 × m जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 × यानी कि 1 इक्वल जो हो जाएगा वह आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक संपूर्णांक होता है। यहाँ पर बात नहीं, यदि m इक्वल हम 2 रखते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 2 × m होता है। तो 2 × m यानी कि m के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो 2 रखना है। तो फाइनली जो इसका भी आंसर निकल कर आता है तो 4 निकल कर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 2m ही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन मेथड की, वो भी इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यदि द्विघात बहुपद आपके सामने इस प्रकार से दी जा रहे हैं कि ax² प्लस का vs+c के जो शून्यक हैं वे अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या करना है, वो आपको फाइंड करना होगा। चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका माइनस का b/a होता है। क्या होता है, माइनस का b/a होता है। इसको मैंने प्रूफ भी कराया है, यदि आपको पता है तो आपको जरूर बता देना होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर अगर यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ लेता, यानी शून्य का यही यहाँ पर यानी गुणनफल पूछ लेता तो आपको आ जाता c/a आता। क्या जाता, c/a आ जाता। आपको वही पता होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो आपको क्या करना है, इसके शून्यक आपको क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, आपको यहाँ पर सिंपली शून्यक निकाल देना है। तो चूंकि हम जब हम शून्यक बहुपद के शून्यक निकालते हैं तो उसके इक्वल में हम क्या रख देते हैं, तो हम 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो s² इक्वल जो आपका आ चुका है वह 3 के इक्वल आ चुका है। तो s इक्वल आ चुका है जो आपका +-√3 आ चुका है। क्या आ चुका है, +-√3 आ चुका है। अर्थात ऑप्शन में आपका ए वाला ही बिल्कुल राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात नहीं 5वें क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, रैखिक समीकरण युग्म जो है a1s + b1y + c1 = 0 और a2s + b2y + c2 = 0 के लिए अनेक हल होने की क्या शर्त होती है। चूंकि हम जानते हैं अनेक हल होने की जो शर्त होती है वे a1/a2 इक्वल आपका b1/b2 होता है और इक्वल जो होता है वो आपका c1/c2 होता है। यही आपके अनेक हल होने की शर्त होती है। और यहाँ पर बात करें ए वाली ऑप्शन की, यहाँ पर जो कह रहा है a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यह क्या होता है, यह आपको अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं।
यहाँ पर अद्वितीय हल होता है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर बात करें यानी कि वी वाले ऑप्शन क्या कह रहा है कि a1/a2 इक्वल आपका v1/v2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यह किसका कंडीशन होता है, यहाँ का कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, यानी कोई भी हल नहीं होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन से पहले वाले के छठा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 7s प्लस 6 इक्वल टू आपका 0 है कि मूल आपको फाइंड करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम इसके मूल निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो 2x² है, यहाँ पर आपका कितना है, तो माइनस का यानी -7x को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का 4x लिख सकते हैं और यहाँ पर माइनस का 3x लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस में आपका कितना चल रहा है, तो 6 चल रहा है, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो चूंकि यहाँ पर 2s यहाँ पर क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, तो आपका s माइनस का 2 आज बचा है यहाँ पर, और माइनस का 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो s माइनस का 2 यहाँ पर भी बचा है। इक्वल में आपका 0 चल ही रहा है, तो आपका s माइनस का 2 है, तो s इक्वल आपका यहाँ पर 2 आ चुका है और यहाँ पर s इक्वल जो आ चुका है, फिर यहाँ पर 3/2 आ चुका है। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा इनके 3/2 और s यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछ जाएगा, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा, ये इसका भी आंसर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान आपको भरना है। पहला वाला क्वेश्चन है ये भाज्य बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यही आपको यहाँ पर खाली स्थान में भाजक लिख देना है। क्या लिखना है, सिंपली आपको भाजक लिख देना है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, घात 3 के किसी बहुपद के लिए अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 शून्य हो सकते हैं। कितने शून्य हो सकते हैं, तो 3 शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। सभी वर्ग जो होती हैं वह क्या होती है, सिमिलर यानी कि समरूप होती हैं। क्या होती हैं, समरूप होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर समरूप लिख देना है। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि बिंदु माइनस का 4,5 यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चूंकि हम जानते हैं चतुर्थांश इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपका नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होती है, यहाँ पर आपका क्या होता है, पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव होता है। तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में मिल रहा है माइनस का 4,5, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय का आपको लिख देना है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एपी आपके सामने इस प्रकार से 2,6 2,4,6,8 है का सातवां पद आपको फाइंड करना होगा। चूंकि यहाँ पर ए इक्वल कितना दिया जा रहा है, तो 2 दिया जा रहा है, और डी इक्वल कितना है, तो 4 में से आपका 2 जाएगा, तो आपका 2 ही बचने वाला है। चूंकि हम जानते हैं यानी सातवां पद होता है a + 6d होता है। क्या होता है, a + 6d होता है। तो एक स्थान पर आपको 2 रखना है और यहाँ पर 6 और यहाँ पर डी के स्थान पर आपको 2 रखना है। तो 2 और यहाँ पर यानी कि 12 कितना हो चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 14 आ चुका है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है यानी 14 लिख देना है। क्या लिखना है, 14 लिख देना है। यहाँ पर बात करें कि द्विघात समीकरण ax² प्लस का bs प्लस c इक्वल टू 0 के लिए विविक्तर यानी कि डी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। v² माइनस का 4c होता है, यानी v² माइनस का 4c होता है, यहाँ आपका विविक्तर का फॉर्मूला होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो v² माइनस का 4ac लिख देना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद x² प्लस का 4s प्लस का 8 के शून्यकों का योग कितना होता है। चूंकि हमने अभी बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है इन शून्यकों का योग होता है वह क्या होता है, माइनस का v/a होता है। क्या होता है, माइनस का v/a होता है। तो मान के बी के स्थान पर आपको कितना है, यहाँ पर 4 है, इसलिए आपका माइनस का 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। बटे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो फाइनली आपके सामने थर्ड वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। तो आपके सामने स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है वह किसके इक्वल होता है। चूँकि हम जानते हैं cot स्क्वायर थीटा और माइनस का यानी cos स्क्वायर थीटा जो होता है मैं आपका 1 के इक्वल होता है, इसलिए जो आपका आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है मैं आपका cot स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है, यानी कि ऑप्शन आपका ई वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि sec थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/cos थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन में आपका पहली बार चला जाएगा। यहाँ पर बात करें कि 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपका sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर बात करें cot 30 डिग्री यानी cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो √3 होती है, आपको पता होना चाहिए। और cos 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपका sin थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर बात करें cos 48 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री प्लस का sin 48 डिग्री इंटू आपका cos आपका क्या है sec 42 डिग्री, यह किसके इक्वल होता है, यह आपका होता है यानी कि किसके इक्वल होता है, तो यही होता है आपका यानी कि बी वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, अर्थात आपका यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन 4 भी देख लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन 4 इस प्रकार से पूछ जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन 4 आपके इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। दिए गए चित्र में आपको बहुपद पी के लिए आपका पी का आपको ग्राफ दिया गया है। पी के आपको शून्यकों की संख्या बतलाना है, यानी कि यहाँ पर
2 आ जाएगी तो 2 आ जाएगी। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। दो चरों में रहित समीकरण का जो मानक रूप होता है वह क्या होता है, a1s प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, यानी b1y प्लस c1 को यानी c1 इक्वल टू आपका क्या होता है 0 होता है। और जो दूसरा होता है वह क्या होता है a2s प्लस b2y प्लस c2 होता है, क्या होता है a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। यही क्या होता है, यह दूसरा होता है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर जो वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र पूछ रहा है वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। और शंकु की जो आयतन का सूत्र होता है वह क्या होता है 1/3πr² होता है, क्या होता है 1/3πr² होता है। और 3,3,4,5,5 का जो समांतर मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो वह आपका 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बीच में 4 दिया जा रहा है इसलिए आपका 4 हो जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें इसके जो सम हो जाएगा तो यानी एक्स बार जो होता है यानी समांतर मान जो होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो 5 5 10 होता है, 10 4 14 होता है, 14 3 17 होता है, 17 3 आपका 20 होता है। तो 20 बटा आपका कितना हो जाएगा, पद कितने हैं, तो टोटली आपके 5 पद हैं। तो जब हम 5 से काटते हैं तो आपका यहाँ पर 4 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, 4 निकल कर आता है। और किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता का मान होता है वह 1 होता है। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। फिलहाल की अगर यहाँ पर कॉपी पेन की बात करें तो कॉपी पेन पर देख लीजिएगा, इसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भी कॉपी पेन पर बता दिया है। तो आप यहाँ पर समझते हो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना था। शून्य की संख्या बताना थी जो कि आपकी 2 थी, और यहाँ पर आपको मानक रूप लिखना था तो वो भी इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ आपका विविधता का जो फॉर्मूला बताना था वह आपका b² - का 4c होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका बन के वृत्त के परिधि का सूत्र पूछ रहा था, तो आपका 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। यहाँ पर धोखे से यहाँ पर लिख गया है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पर बात करें 5वां क्वेश्चन जो था मैं आपका 1/3πr² है, यानी कि आपका शंकु का जो क्षेत्रफल था यानी कि शंकु का आयतन इस प्रकार से यहाँ पर था। यहाँ पर बात नहीं ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये 4 यही क्या होता है, तो आपको समांतर माध्य निकालना था। क्या निकालना था, तो आपको माध्य निकालना था। और यहाँ पर प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट की बात करें तो 5वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रखा जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं कि सत्य असत्य यानी सत्य 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 सत्य, और यहाँ पर असत्य है तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है 5वां क्वेश्चन, भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b में दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आपको की ओर आ रहे हैं विद्यमान है। तो a इक्वल आपका b³ प्लस r है, 0 से लेकर b तक है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दूसरे वाले की बात में तो आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका πr² होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थर्ड वाले की बात है यहाँ पर क्या होता है 4πr² होता है, क्या होता है 4πr² हो जाएगा, इसलिए आपका यह भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। माध्य का यह आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बातें किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो नहीं, यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा क्योंकि वृत्त के एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ पर बातें यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से लेकर p तक इसका जो मान होता है, तो हाँ यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बातें छठे वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फाइनली आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन से आपके सामने इस प्रकार से पूछे जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि मासा यानी कि 306,657 ये जो संख्याएं हैं इसका जो 9 दिया गया है, और लासा आपको इसका ज्ञात करना होगा। चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन 2 संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर जो एलसीएम इंटू एलसीएम जो होता है वह 2 संख्याओं का गुणनफल इंटू आपका होता है, वह इस प्रकार से हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसी पैटर्न के आधार पर लिखना है, यदि तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एलसीएम इंटू एलसीएम के होता है। तो आपका यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 306 हैं, और गुणे में आपका 657 हो जाएगा। और यहाँ पर लासा जो है आपको फाइंड करना है। यहाँ पर मासा जो है आपको 9 दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सिंपली जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 306 यहाँ पर 657 आ चुका है, वटी में आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर से आपका यहाँ पर गुणे में है तो इधर आपका वटी में आ जाएगा, इनकी भाग में आ जाएगा। जब हम 9 से काटते हैं तो आपका 34 बार चला जाता है, और 34 गुणे 657 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली जो आपका आंसर निकल आता है तो 22,338 निकल आता है। कितना निकल आता है, तो 22,338, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो देख लीजिएगा यही इसका आंसर है। क्या है, अब अतः लासा जो आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछे जाने वाला है। तो 7वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 7वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। दिए गए जो अल्फा और बीटा इस प्रकार से है, तो चूंकि आपके सामने इनके शून्यकों का जो योगफल है वह कितना है, तो यहाँ पर -3 दिखा रहा है, और अल्फा इंटू बीटा है जो यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया रहा है वह आपका 2 दिया जा रहा है। आपको बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको बहुपद ज्ञात करना होगा। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वह क्या है, तो s² यानी -का अल्फा
प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर बाहर है और माइनस का 3 है, इसलिए आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं प्लस आ चुका है और प्लस में आपका 2 चल रहा है, तो आपका जो बहुपद आपका प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3s प्लस का 2, यही आपका प्राप्त होने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 8 का अथवा वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको 10 मिनट पहले जो आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था 8वां क्वेश्चन, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 8 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ये दी गई समांतर श्रेणी आपको दी जा रही है 2 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 10 है। तो प्रथम पद यहाँ पर a इक्वल जो दिया जा रहा है वह आपका 2 दिया जा रहा है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है वहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर d जो हम निकालते हैं माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 जब जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो हम यहाँ पर अगले आपको 4 पद आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर चूंकि आपको यहाँ पर 4 पद तो दिए ही जा रहे हैं, तो अगले पद हम क्या किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपका 5वां पद निकालना होगा। क्योंकि 4 पद दिए जा रहे हैं तो आपका अगला पद जो हो जाएगा वह 5वां आ जाएगा। a प्लस 4d हो जाएगा, तो एक स्थान पर आपको 2 रखना है और यहाँ पर जो हम इस प्रकार से करते हैं d के स्थान में आपका माइनस का 4 है, इसलिए जो आपका आ जाएगा वह माइनस का 14 आ जाएगा। और जो दूसरा पद हम निकालते हैं अर्थात उस आपका यहाँ पर छठा वाला पद जो निकालते हैं जो कि यहाँ पर दूसरा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका पहला हो चुका है, यहाँ पर दूसरा हो चुका है और यहाँ पर थर्ड वाला हो चुका है। किसका हो, थर्ड वाला हो चुका है और ये आपका हो चुका है फोर्थ वाला। तो आप यहाँ पर समझते हो यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि समांतर श्रेणी के अगले 4 पद होंगे वह कौन कौन से हो जाएंगे, तो माइनस का 14 माइनस का 18 माइनस का 22 माइनस का 26, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। उत्तर क्रमांक 9 है वो इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, यही आपका आप यहाँ पर चित्र समझ सकते हो। चित्र में आपको दिया जा रहा है डीई जो है वह पैरेलल है बीसी के, यानी डीई जो है डीई जो है आपकी रहने वाली है, अर्थात यहाँ पर डीई जो है वो इस प्रकार से है। ये किसके पैरेलल है, तो आपके बीसी के पैरेलल है। किसके है, तो बीसी के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर समझते हो तो एडी जो होगी एडी अपॉन डीबी जो हो जाएगा वह एई अपॉन एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, अर्थात एडी यहाँ पर ये है और यहाँ पर डीबी है ये वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईसी की हो जाएगा, यानी कि एई अपॉन ईसी की हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हम जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जो यानी कि जो आपका एडी निकल कर आ रहा है आपका 2.4 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें 10वें क्वेश्चन का अथवा वाले क्वेश्चन की, तो वो भी इस प्रकार से यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है यदि यानी तीन बिंदु जो है वह संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हम जानते हैं एक ही रेखा पर यदि तीन बिंदु जो होती हैं संरेख होती हैं तो उसका इनकी क्या नाम आता है, तो उसे हम कहते हैं त्रिभुज ट्राइंगल ABC का जो फॉर्मूला आता है इनके ट्राइंगल ABC जो होगा उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन पर जो बनने वाला त्रिभुज होता है उसका जो मान आता है वह 0 ही आता है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है। तो आपका ए माना है हमने इनके जो निर्देशांक हैं वो आपके 2,3 दिए जा रहे थे और वी के हैं जो आपका 4,k दिया जा रहा था और 6 के यानी सी के जो है आपका 6,3 दिया जा रहा था। और यहाँ पर x1 जो है आपका यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर y1 3 है, x2 4 है, y2 k है और x3 6 है और यहाँ पर y3 -3 है। तो बिंदु ABC जो है वह आपके संरेखीय है चूंकि दिया जा रहा था और ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा इसलिए क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू में आपका क्या होता है S1 और यहाँ पर y2 माइनस का y3 और प्लस में S2 y3 माइनस का y1 प्लस का S3 और यहाँ पर y1 माइनस का y2 इक्वल आपके 0 चल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फाइनली जो आपका आंसर निकल आता है वो 0 ही निकल कर आ जाता है। कितना निकल रहा है, तो 0 ही निकल कर आता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात जो k का मान अभिष्ट मान जो आ जाएगा वह 0 यानी कि 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 11 के अथवा वाले की बात करें तो वो भी इस प्रकार से रखा गया है। उत्तर क्रमांक यानी 11 है, अर्थात 11 का अथवा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उससे मैंने 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दी जा रहे हैं इनकी माना ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको इस प्रकार से दी जा रहे हैं। हमने इसे ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया और यहाँ पर हमने इसे सी मान लिया, इसे हम डी मान लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें किसका मान फाइंड करना है, तो यहाँ पर P का मान आपको फाइंड करना था। किसका मान फाइंड करना था, तो आपको P का मान फाइंड करना था। चूंकि विकर्ण AC के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पर यह आपका वर्ग दिया जा रहा है, जो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन अच्छे प्रकार समझाया है। तो आपका जो P का मान आ रहा है वह आपका 7 निकल आ रहा है। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, आप अच्छे प्रकार से इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। यदि आपको 80/80 चाहिए तो जरूर ही तैयार करके
जाइएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 12 का अथवा का क्वेश्चन का, तो इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, यदि sec 4a जो है इक्वल यहाँ पर है cosec a माइनस का 20 के इक्वल है, और यहाँ पर जहाँ 4a जो है वह एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना आ जाएगा, तो इससे तो साबित हो चुका है कि a का मान जो आ रहा है वह यहाँ पर क्या आएगा, ऑलवेज यहाँ पर 90 डिग्री से कम ही आने वाला है। तो आपको दिया है sec 4a जो है वह आपका cosec a माइनस का 20 है। यहाँ पर देख लेंगे cosec 90 माइनस 24a हो जाएगा, और इक्वल में आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं sec को हम cosec में तोड़ सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस का a 90 माइनस का 4a हो जाएगा, और इक्वल में आपका cosec a माइनस का 20 चल रहा है। इनमें से cosec बर्बाद हो जाएगा, तो आपका 90 माइनस का 4a हो जाएगा, a माइनस का 20 हो जाएगा, तो आपका 5a जो हो जाएगा वह आपका 110 के इक्वल आ जाएगा। तो आपका a का मान जो आ रहा है मैं आपका आ रहा है 22 डिग्री, कितना आ रहा है, तो 22 डिग्री आ जाएगा। तो अतः a का मान जो अभिष्ट मान जो है आपका 22 डिग्री है, तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर उत्तर क्रमांक 13 की बातें तो भी इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो आपके सामने दी जा रही है वो r यानी कि 4 सेंटीमीटर दी जा रही है, और कोण जो थीटा है वह आपका 30 डिग्री दिया रहा है। और चूंकि वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 36 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फाइनली जो आपका आंसर निकल आता है वो आपका कितना निकल आता है, तो आपका 4.19 सेंटीमीटर यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन 14 का इस प्रकार से आपका है कि माना संगीता और रेशमा के जीतने की घटना की जो प्रायिकता है तो एस और आर ने दिया जा रही है। संगीता के जीतने की जो प्रायिकता है वह आपका पी एस जो है वह 6 कितनी है, तो 0.662 है, और यहाँ पर रेशमा के जीते जाने की प्रायिकता आपको फाइंड करना थी। तो चूंकि हम जानते हैं इन सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो 1 होता है, तो 0.62 यानी प्लस आपका पी आर जो है वह आपका 1 इक्वल आ रहा है, तो आपका पी आर की वैल्यू आ चुकी है यानी 0.38, यानी कि रेशमा की जीतने जाने की प्रायिकता जो हो जाएगी आपका 0.38 हो जाएगी, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा की बात करें तो अभी इस प्रकार से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि कुल परिणाम जो हो जाएगा वह आपका 5 + 8 यानी कि प्लस का आपका 4 है, तो आपका 17 के इक्वल आ जाएगा। अनुकूल परिणाम आपका 17 में से आपका 4 जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हरा नहीं है, आपको बताना था हरा नहीं है, तो आपका 13 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह आपका 13/17 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर था, क्या था 13/17, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन नेक्स्ट वाले की, तो वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा था क्वेश्चन 16 का वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है समीकरण के एस में यहाँ पर इस प्रकार से है, तो उपरोक्त समीकरण की आपको तुलना वर्ग समीकरण ax² + bs + c = 0 से करने पर, जहाँ a जो हो जाएगा वह आपका k के इक्वल आ जाएगा, b जो हो जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा, और c जो हो जाएगा वह 6 के इक्वल हो जाएगा। यदि मूल बराबर होंगे तो d जो आपका जो हो जाएगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा, तो b² - 4ac जो हो जाएगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो आपका जो k का मान आ रहा है फाइनली निकल आ रहा है मैं आपका 6 आ रहा है, तो इसका हमें मान निकालना था। यहाँ पर बात करें 17 नंबर क्वेश्चन के अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा। उत्तर क्रमांक 17 का अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, दी गई समांतर श्रेणी आपके सामने इस प्रकार से दी जा रही है कि 7, 13, 19, इनकी कॉमा लगा रहा है, और 205 है, क्या है अंतिम पद जो है यानी कि an जो है आपका 205 है। तो चूंकि हमें इस प्रकार से लिख दिया है, प्रथम पद यहाँ पर a जो दिया जा रहा है वह आपका 7 दिया जा रहा है, और सार अंतर जो है यानी कि d जो है वह आपका 6 के इक्वल दिया जा रहा है, और चूंकि an यहाँ पर 205 है तो माना पदों की संख्या कितनी है, तो n आपके सामने दी जा रही है। और जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, इक्वल में आपका 205 है। जब हम वैल्यू पुट करते हैं 7 + n - 1 इंटू में आपका 6 है, इक्वल में आपका कितना है 205 है, तो n - 1 आपका यहाँ पर 6 है, और 205 में से आपका 7 चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर n - 1 इंटू में आपका 6 है, आपका इक्वल में आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो n - 1 इक्वल आपका आ जाएगा 198/6 आ जाएगा। तो फाइनली n - 1 इक्वल आपका 33 बचा है, और यहाँ पर जो आ रहा है n इक्वल जा रहा है आपका 33 + 1 आपका n जो कल आ रहा है वह आपका 34 के इक्वल आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः श्रेणी जो हो जाएगी 7, 13, 19, इनकी डेस इनके यहाँ पर आ रहा है। 205 में आपके कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन 18 का अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है इनके उत्तर क्रमांक 18 का अथवा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चित्र अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, इसी के माध्यम से आपको सभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या डी जो है वह पैरेलल है बी सी के, यानी डी जो है वह आपके पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल आपके हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, अर्थात डी वी अपॉन ए डी हो जाएगा, इक्वल में आपका ई सी अपॉन ए ई हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम जब एक जोड़ते हैं तो आपका डी वी + ए डी अपॉन ए डी हो जाएगा, और ई सी + ए ई अपॉन ए ई हो जाएगा, ए डी यानी कि ए बी अपॉन ए डी, और यहाँ पर इक्वल में आपका ए सी अपॉन यानी कि ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पर अतः जो हो जाएगा यानी कि अतः ए डी अपॉन डी ए बी हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। अतः सिद्ध हो चुका है, यहाँ आपका मैंने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन
19 का इस प्रकार से आपका दिया है। यह आपका क्या है, यहाँ पर यहाँ पर व्रत है तो आपको दिया जा रहा है सी यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहे हैं। एक व्रत है जिसमें PQ है, व्रत की स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना है आपको। वो भी जो है वो आपका क्या है, लंबवत है, आपका PQ है तो आपको सिद्ध करना है। तो रचना इस प्रकार से आपको घर भरना है। यदि संभव है तो एक यानी कि अन्य बिंदु Q लिया है कि व्रत के यानी कि बाहर स्थित है, तो प्रथम यानी कि प्रमाण आपका रचना से Q बिंदु यानी कि व्रत के बाहर स्थित अर्थात यानी कि OQ जो है, OQ है व्रत का यानी छेदक रेखा होगा। तो आपका यानी जो OQ जो है वह आपका यानी कि क्या है, तो आपका बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, तो आपका OB से बड़ा हो जाएगा। तो अर्थात OB दूरी व्रत की स्पर्श रेखा है कि सबसे न्यूनतम दूरी होगी, अतः OB जो है वो लंबवत है, PQ की यही आपको यानी कि आंसर लिखना था। यहाँ पर अथा आपको लिखना है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यही आपका प्रूफ करना था। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से पूछा जा रहा था, एक क्रिकेट टीम की यानी कोच में 7 बल्ले और 6 गेंदें रुपए यानी कि 3800 रुपये में खरीदी गई। तो खरीदे एक यानी कि एक, फिर उसके बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको फाइंड करना है, मूल फाइंड करना होगा। क्योंकि एक बल्ले का जो मूल है वह x रुपये मान लेते हैं, और यहाँ पर तथा एक गेंद का जो मूल है वह आपका y रुपये मान लेते हैं। और जो प्रश्न अनुसार हम चलते हैं तो प्रथम शर्त से जो आ रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे की जो मूल हमने खरीदा है तो आपका 3800 रुपये आ रहा है। दूसरी शर्त से अगर देखें तो आपका तीन गेंद और यहाँ पर 5 जो हम यानी कि गेंदे खरीदेंगे, 3 बल्ले और यहाँ पर 5 गेंद खरीदती हैं, तो आपका कितना खर्चा आ रहा है, तो 1750 रुपये वह क्या करता है, तो वह आपका व्यय क्या करता है, व्यय करता है। तो समीकरण 1 से तो आपका आ जाएगा 7x प्लस का 6y इक्वल आपका 3800 आ रहा है। तो 7x इक्वल आपको इस प्रकार से आ रहा है, मैंने इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कर दिया है। तो इसका जो मान आ रहा है वह कितना निकल रहा है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट हम समीकरण में रखते हैं तो आपका आंसर निकल आ रहा है वह इस प्रकार से आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा सभी का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो y इक्वल जो आ चुका है वह आपका 50 आ चुका है, यानी कि जो गेंद का मान है वह आपका 50 रुपये आ रहा है। तो y का मान समीकरण जब थर्ड में रखते हैं तो इसका मान जो आपका निकल कर आ रहा है वह आपका 500 निकल कर आ रहा है। अर्थात एक बल्ले का जो मूल हो जाएगा वह 500 रुपये हो जाएगा, और एक गेंद का जो मूल हो जाएगा वह 50 रुपये हो जाएगा, यही आपका आंसर था। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा था, यह आपका रचना का पद है, तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से दे सकते हैं और समझ सकते हैं। रचना के चरण आपको लिखना है, सर्वप्रथम AB इक्वल आपको 7.6 सेंटीमीटर का आपको रेखाखंड आपको खींचना है, जो कि आपके प्रश्न में दिया जा रहा था वही आपको बताया था मैंने आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सर्वप्रथम ये करना है आपको, ये सभी आप यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से था, आप ये इसे भी देख लीजिएगा। औचित्य है तो ये सभी का इस सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा था कि दिया है घन का आयतन जो होता है वह 64 घन सेंटीमीटर आपको दिया जा रहा है। जो कि घन का जो आयतन होता है भुजा का होल क्यूब होता है वह आपका 64 है, तो भुजा आपका आ जाएगा अंडर आपका क्यूब में आपका जाएगा 64 आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वह आपको कितना आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार दोनों घनों को यानी जोड़ने पर पर्याप्त घनाभ जो की लंबाई हो जाएगी वह आपकी यहाँ की 8 यानी कि कितनी हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः घनाभ का जो प्रतिशत होता है वो ये होता है। तो आप यहाँ पर जब हम इसे इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली जो इसका आंसर निकल आता है, तो आपका आंसर निकल आता है 160 यानी कि 160 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। क्या आंसर जी, 1 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अभी भी इस प्रकार से पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 13 को 23 का आंसर इस प्रकार से आपको भर देना है। वर्ग अंतराल आपको इस प्रकार से दिया रहा है, और यहाँ पर ये है क्या है, तो बारंबारता है, और मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु होता है तो इस प्रकार से है यहाँ पर दिया जा रहा है। मध्य बिंदु इस प्रकार से है, तो FS हमें इस प्रकार से निकालना है। तो आपका इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया रहा है 45 से 55 के बीच में है, और यहाँ पर 55 से 65 के बीच में है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हम इसका यानी कि योग करते हैं सिग्मा F जो आ रहा है वह किसका कितना निकल आ रहा है, तो आपका 35 निकल कर आ रहा है। सिग्मा FS जो आपका आ रहा है वह आपका 2400 आपका 30 आ रहा है। तो चूंकि माध्य हम निकालते हैं तो आपका सिग्मा FS अपॉन सिग्मा F होता है, हम इसे निकालते हैं तो फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है वह कितना निकल आ रहा है, तो 69.43 आ रहा है, यही आपका आंसर था। तो फ्रेंड्स आपका आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स मिलती हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और